नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं रेडियो बूस। रेडियो बूस आपके लिए तरह तरह के कार्यक्रम लेकर आता है और उन कार्यक्रमों में एक नशा होता है। अध्यात्म का नशा, दर्शन का नशा, संगीत का नशा और न जाने कितनी तरह की बातों का नशा। लेकिन आज रेडियो बूस एक अलग तरीके का कार्यक्रम आपके लिए लेकर आ रहा है। आज मेरे साथ हैं रेडियो बूस के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर मुकेश गंभीर, और मेरा सौभाग्य ये है कि डॉक्टर मुकेश गंभीर का शिष्य रहा हूँ मैं। एक ज़माने में मुझे पढ़ाया है डॉक्टर गंभीर ने, तो हमें लगा कि डॉक्टर गंभीर के जीवन के विषय में कुछ बातें की जाएं ताकि हमारे श्रोताओं को मोटिवेशन भी मिल सके और वे उस शख्सियत के बारे में और अधिक जान सकें जिसके बारे में जानने की उनकी कल्पना रही होगी। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर मुकेश गंभीर। बहुत बहुत धन्यवाद विशिष्ट जी। देखिए कितनी आनंद की बात है, आपके स्टूडियो में बैठकर मैं आपका स्वागत कर रहा हूँ। जी जी, ये मेरा सौभाग्य है। मैं बात यहाँ से शुरू करूँगा। डॉक्टर मुकेश गंभीर जी, गुरुग्राम में हमारा रेडियो बूस आपने स्थापित किया है जी, और गुरुग्राम आपका मूल निवास स्थान है जी। आपका बचपन, आपका जन्म इस शहर में ही हुआ। उसके बाद ये अलग बात है कि आप भिन्न भिन्न जगहों पर रहे। जी। तो मैं शुरुआत यहीं से करूंगा। थोड़ा सा अपने परिवार के बारे में, आपके बचपन की प्रारंभिक स्थितियों के बारे में हमारे श्रोताओं को बताएं। विशिष्ट साहब, आफ्टर पार्टीशन माय फैमिली सेटल्ड हियर इन न्यू कॉलोनी गुड़गांव जी। एंड इन द ईयर 1950 मेरा बर्थ हुआ जी। और मेरे फादर साहब यहाँ ट्रांसपोर्ट कंपनी रन किया करते थे जी। हम लोग 4 ब्रदर्स हैं। आई एम द यंगेस्ट वन जी। मुझे छोड़कर सभी परिवार के सदस्य, मेरे ब्रदर्स जो थे जी, वो बिजनेस में रहे। अकेला मैं ऐसा अलग से हटके रहा कि मैं बिजनेस के अलावा मैंने जॉब करना प्रेफर किया और मेरी बड़ी दिली इच्छा थी शुरू से ही कि मैं बतौर लेक्चरर अपना कैरियर आगे बढ़ाऊं। और मुझे ये बताते हुए हर्ष होता है कि मैंने 1972 में गवर्नमेंट कॉलेज गुड़गांव से एमए की शिक्षा पॉलिटिकल साइंस में बीए ऑनर्स पूरी करी जी। और अपने बैच में मैं पहला ऐसा कैंडिडेट था जिसकी आईबी कॉलेज पानीपत में सिलेक्शन हुई जी। और बतौर लेक्चरर मैंने वहाँ पर अपना करियर स्टार्ट किया। ये तो बहुत अच्छा रहा सर, लेकिन यहाँ मैं थोड़ा सा आपको फिर से पीछे ले जाना चाहूँगा जी। व्हाई पॉलिटिकल साइंस? आपने पॉलिटिकल साइंस को ही क्यों विषय के रूप में चुना? इसकी 2 वजह रही जी। पहली बात तो ये कि मेरा अपना इंटरेस्ट भी पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट में था। सेकेंडली, उन दिनों में गवर्नमेंट कॉलेज गुड़गांव में एमए 2 ही सब्जेक्ट्स में थी। यहाँ तो म्यूजिक में थी जी। और यहाँ पॉलिटिकल साइंस में थी। तो क्योंकि मेरे पास म्यूजिक सब्जेक्ट था नहीं जी, इसलिए एक ही ऑप्शन बचा और वो था पॉलिटिकल साइंस का। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि उस 1971-72 के बैच में जी, पहले दोनों सालों में हमारे यहाँ का कैंडिडेट फर्स्ट क्लास फर्स्ट लेके उत्तीर्ण हुआ। पहले साल मैं फर्स्ट क्लास फर्स्ट से उत्तीर्ण हुआ जी। अगले वर्ष मेरे एक मित्र हैं जी, मिस्टर जगदीश मित्र जी, उन्होंने गोल्ड मेडल लिया जी। और वो भी एमए में फर्स्ट क्लास फर्स्ट के साथ उत्तीर्ण हुए। तो हालांकि हम लोग गवर्नमेंट कॉलेज में यहाँ पढ़ते थे जी, लेकिन हम लोगों की रुचि, हमें गाइडेंस इस तरह की मिली कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उन दिनों में हम पंजाब यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड थे जी। लेकिन फिर भी फर्स्ट क्लास जो थी वो गवर्नमेंट कॉलेज गुड़गांव के स्टूडेंट्स को मिली।
ये सम्मान निश्चित रूप से आप जैसे मेधावी छात्रों की वजह से ही जी कॉलेज को मिला। सर मैं एक बात जानना चाहूँगा, आप भले ही पॉलिटिकल साइंस से आपने एमए किया और लेक्चरशिप शुरू की जी, और एक कदम मैं आगे बढ़ जाता हूँ कि आप आईबी कॉलेज पानीपत के बाद शायद वैश्य कॉलेज भिवानी चले गए और वहाँ मैं भी पढ़ता था उस समय। जी, जी। तो मेरा अपना सोच आपको लेकर ये रहा कि भले ही आपने म्यूजिक में एमए नहीं किया जी, लेकिन संगीत, नाटक, इन सारी गतिविधियों में आपका बहुत बड़ा योगदान था। और जिन दिनों मैं वहाँ पढ़ रहा था उन दिनों ड्रामेटिक्स से रिलेटेड, कल्चरल एक्टिविटीज से रिलेटेड हर चीज आप ही देखते थे, आप ही के मार्गदर्शन में होता था। और हम लोगों ने आपके मार्गदर्शन में कई सारे बड़े प्रसिद्ध ड्रामों में भाग लिया। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटीज से हम लोगों को बड़ा सम्मान और शील्ड वगैरह मिली। तो ये सब कैसे हुआ? ये रुचि आपकी किस तरीके से जागृत हुई थी सर? ऋषि जी, सच बात है कि जैसे मैंने आपसे कहा कि सब्जेक्ट तो मेरा पॉलिटिकल साइंस रहा जी, लेकिन स्टूडेंट काल से ही मुझे साहित्य में विशेष रुचि रही जी। यहाँ भी डिबेट्स, डेक्लेमेशंस भी थी। जहाँ कहीं भी मैं गया अक्सर प्रथम या द्वितीय स्थान मुझे मिलते रहे जी। आई वॉज डिक्लेयर्ड एज द बेस्ट स्पीकर ऑफ द कॉलेज जी। आई वॉज डिक्लेयर्ड एज ऑल राउंड बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द कॉलेज। प्लस एमए में फर्स्ट क्लास फर्स्ट लेने की वजह से गवर्नमेंट कॉलेज गुड़गांव के तीनों ऑनर्स बोर्ड पर मेरा नाम सबसे ऊपर लिखा हुआ जी। आज भी मैं अपने बच्चों को ये कहता हूँ कि भाई आओ तुम्हें कॉलेज लेके चलूँ और दिखाऊं कि उस समय में हम लोग मेहनत करते थे और वो मेहनत सिर्फ एक क्षेत्र में रिस्ट्रिक्टिंग नहीं थी। वहाँ पे हम सारी करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट करते थे और साथ साथ शिक्षा का भी वो करते थे। आपका जो प्रश्न है उसके बारे में मैं आपसे ये कहूँ कि डिबेट्स, डेक्लेमेशंस को तैयार करते हुए जी मुझे विशेष तौर पर साहित्य में जो है वो रुचि रही। मैंने तभी से काफ़ी जनरल स्टडीज़ करनी शुरू कर दी और जब मैं वैश्य कॉलेज भिवानी में लेक्चरर रहा, वहाँ के मेरे कुछ कुलीग्स, वहाँ के मेरे कुछ साथियों ने मुझे ऐसी प्रेरणा दी कि मैं साहित्य में भी साथ साथ उतनी ही गहरी रुचि रखने लगा। आपको याद है उन दिनों में आपने हम लोगों ने मोहन राकेश का प्ले आधे अधूरे किया और इसके अलावा और भी कई सारे प्लेस किए और निश्चित रूप से आप हम सब लोगों को जहाँ कहीं भी डिबेट्स, डेक्लेमेशन वगैरह होते थे तैयार करा के भेजते थे जी। और हम लोग भी कभी कभी पुरस्कार लेकर आते थे तो आपसे पाते थे। आप ब्रिलियंट स्टूडेंट्स में से एक रहे हैं। और उस जमाने में डॉक्टर राजेंद्र प्रदीप जो प्रिंसिपल हमारे होते थे, बिल्कुल वो भी हम सब लोगों को बढ़ाने में उनका योगदान रहा है। बिल्कुल। और ऐसे लोगों के प्रोत्साहन करने से ही कोई संस्था ऊपर उठा करती हैं और वैश्य कॉलेज का बड़ा नाम रहा है जी। तो ये बात ऐसे रही कि वहाँ पर कुल माहौल क्योंकि बहुत साहित्यिक था जी, इसलिए मुझे भी और साहित्य पढ़ने का मुझे याद पड़ता है कि उन दिनों में बहुत अहम उपन्यास मैंने पढ़े। नदी का द्वीप पढ़ा जी। देन आपका जहाज का पंछी पढ़ा जी। देन धर्मवीर भारती का वो मुझे याद आता है सर, वहाँ पे एक मिस्टर सेठी होते थे हमारे लाइब्रेरियन। यस। और मजेदार बात ये थी कि उन दिनों स्टूडेंट्स को 2 किताबें मैक्सिमम मिलती थी। लेकिन मैं भी लगातार साहित्य की किताबें लेने जाता था तो मिस्टर सेठी, मुझे नहीं पता आज जहाँ कहीं भी हो, ईश्वर उन्हें प्रसन्न रखे, वो मुझे 4-6 किताबें भी एक बार देते थे। बिल्कुल। तो इतना अच्छा माहौल हम लोगों ने देखा, उसकी शायद लोग कल्पना भी ना कर सके। नहीं, बहुत
विद्वान लोग थे। जी। आप देखो मिस्टर के गौतम थे, जी। देन मिस्टर सिंगल थे, जी। बाद में रमेश गुप्त आ गए। बिल्कुल। ये वो लोग थे, मिस्टर सतीश आर्य जी, हाँ। तो ये वो लोग थे जिन लोगों का वाकई साहित्य में बड़ा योगदान रहा है जी। और हम लोग अक्सर बैठ के आपस में बहुत देर तक बातचीत किया। मुझे लगता है सर जैसा माहौल उन दिनों था जब टीचर्स, स्टूडेंट सब लोग मिलकर बड़ी क्रिएटिव वार्तालाप करते थे, वो माहौल अब तो शायद बड़ा मुश्किल हो गया है। हाँ, थोड़ा बदलते हालात में चीजें बदली हैं। जी। प्लस ये सेल फोन था, इन सब चीजों में सबका जो एक्सपोजर हुआ है जी। उससे साहित्य की जो पठन है जी। वो तो कम हुआ ही है। बिल्कुल, निश्चित रूप से कम हुआ है सर। सर चूंकि आपका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस था तो कभी आपके मन में ये भी रहा होगा कि मैं एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में चला जाऊं, क्योंकि ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स बड़े स्कोरिंग और अच्छे माने जाते रहे हैं। और आगे आपका भी मैं करियर देखता हूं तो आप हरियाणा सिविल सर्विसेज में गए और काफ़ी आप जॉइंट डायरेक्टर के पद तक पहुंचे टैक्सेशन में। तो ज़रा ये भी हमको बताइए कि ऐसा किस तरह से हुआ। देखिए, मैं 72 से 79 तक कॉलेज में लेक्चरर जी। इस दौरान में मेरी मैरिज डॉक्टर रेणु गंभीर से हुई जी, जो कि एक सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर जी। अपनी जॉब करते हुए मुझे इस बात का बीच बीच में आशंका रहती थी कि हरियाणा सरकार ने अगर उनकी ट्रांसफर कर दी तो हम मियाँ बीवी अलग हो जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। इसलिए प्लस मेरे भीतर में एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में जाने की तब तक ललक भी जाग गई थी जी। कारण ये था, उन दिनों में आपको याद होगा कि कॉलेज में लेक्चरशिप के हालात कोई बहुत अच्छे नहीं थे, फाइनेंशियली भी और अदरवाइज जी। तो मुझे ये लगता था कि अब जबकि आयु भी मेरे फेवर में है जी, मेरे पास समय भी है जी, और मैं इस कंपटीशन के लिए, मुझे लोग भी कहते थे कि अगर आप ट्राई करेंगे तो आपकी पर्सनैलिटी के हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इन सारी बातों को सुनते हुए मैंने फिर आईपीएस का ट्राई किया जी। जब वहाँ बात नहीं बनी जी, तो फिर मैंने हरियाणा सिविल सर्विसेज के तरफ मुंह मोड़ा ये सोचकर कि इस सर्विसेज को ज्वाइन करने के बाद एटलीस्ट हम मियाँ बीवी साथ रह पाए। तो मेजर वजह ये रही जी। प्लस थोड़ा लेक्चरर के मुकाबले में एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज को उन दिनों में बेहतर समझा जाता। अब भी बेहतर समझा जाता है सर। ठीक है, ये बात क्योंकि पार होती है ना व्यक्ति के पास। तो रिजल्टेंटली मेरा जब ये सिलेक्शन हो गया बतौर एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट के, तो मैंने फिर स्विच ओवर किया फ्रॉम टीचिंग लाइन टू दिस एडमिनिस्ट्रेटिव। तो सर आप यहाँ पहुँच तो गए, उसके बाद जीवन में कभी आपको ये रिग्रेट नहीं हुआ कि वो पढ़ने लिखने वाला वो जीवन कुछ अलग तरीके का था? एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में तो बहुत तरह के दबाव होते हैं बिल्कुल, और आपको बहुत तरह के अच्छे बुरे लोगों के साथ काम करना पड़ा होगा निश्चित रूप से। हम जानते हैं कि हमारी चाहे जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हों, वहाँ भ्रष्टाचार भी है, वहाँ पॉलिटिकल प्रेशर्स भी हैं, वहाँ बहुत तरह की तकलीफें हैं। तो जब कभी ऐसा तो है नहीं कि आप एक्सेप्शन रहे होंगे, आप पर भी दबाव पड़े होंगे, तब कभी आपके मन में ये नहीं आया कि वो जीवन ज़्यादा आनंददायी था? देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये बात कोई भी व्यक्ति इमेजिन भी कर सकता जी है। लेकिन शीशम मेरा ये मानना है कि किसी भी सिस्टम में जब आप एंटर होते हैं जी, एक तरीका तो ये होता है कि आप सिस्टम को बदलें जी और अपने ढंग से चलें जी। दूसरा तरीका होता है कि सिस्टम आप पर धीरे धीरे हावी होने लगे और आप उसी रॉ में बह जाए। मैं ये कहना चाहूंगा कि मैंने
बीच का रास्ता अपनाया जी। मैंने सिस्टम को अपने ऊपर हावी भी नहीं होने दिया और सिस्टम को बदलने का भी प्रयास नहीं किया जी। रीजन ये रहा कि जो इन दोनों एक्सट्रीम पे चलते हैं उनको तो डेफिनेटली बेटर तकलीफें सहनी पड़ती हैं। हमने इस ढंग से वर्किंग रखी कि ना तो हमारे ऊपर किसी तरीके का कोई ऐसा दाग लग सके कि हम लोग सिर्फ करप्शन करने के लिए ही महकमे में आए हैं जी। और ना ये बात लगे कि भाई हम सिर्फ लोगों की बात ही नहीं सुनते और सिर्फ अपनी गर्दन अकड़ा के ही चलते हैं। तो मैं अपने ब्यूरोक्रेटिक सेटअप में बहुत एक्सेप्टेबल पॉपुलर ऑफिसर रहा। कारण ये है, एक तो बहुत हम्बलनेस से लोगों को डील किया, प्लस ऐसा नहीं है कि जहां हमें लगे कि नियमों को हम पूरा भी कर सकते हैं और साथ साथ ह्यूमेन अप्रोच को भी लेके आगे चल सकते हैं। मेरा ख्याल है टीचिंग का जो आपका अनुभव रहा, बिल्कुल। लोगों से जुड़ाव का अनुभव रहा, उसने आपको वहां भी फ्लेक्सिबल बना दिया और बैलेंस कर दिया कि आप उन दोनों चीजों के बीच में अपने आप को सीधा खड़ा करके रख सकते थे। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। और मोटे तौर पर मैं आपसे बताऊं कि इस प्रोफेशन में जाने के बावजूद भी मेरा पढ़ने लिखने का शौक मेरा बना रहा, वो बिल्कुल बना रहा जी। इस महकमे में जाने के बाद अक्सर जब कभी भी मुझे मौका मिला और मुझे बुलाया गया किसी भी मुशायरे में सदारत करने के लिए या किसी कॉलेज के फंक्शन में, तो मैं बड़े अच्छे से खुश होके जाता था। कारण ये है, मुझे लगता था कि मैं वापस अपनी दुनिया में लौट रहा हूँ। तो इसलिए कुल मिलाकर बुक्स का असर, अध्ययन का असर, और इस दौरान में मैं आपसे एक बात आगे बढ़ के कहना चाहता हूँ, मुझे ओशो के साहित्य को पढ़ने का भी अवसर मिला और मैंने उसको बहुत ही संलग्नता के साथ उसका अध्ययन किया। ओशो के बारे में सर मुझे ये लगता है, अगर आप अपने पूरे पौराणिक साहित्य को, वेदों को, हमारे देश से निकले हुए धर्मों को, उन सबको अगर आप अध्ययन नहीं कर सकते, क्योंकि वो बहुत बड़ा बृहद संसार है, आप बस ओशो को पढ़ लीजिए। हाँ। क्योंकि ओशो एक ऐसे व्यक्ति रहे हैं जिन्होंने इन सारी पुस्तकों से, इन सारे वर्णनों से बहुत कुछ एक्सट्रैक्ट करके सरलीकृत रूप में आपको दे दिया है। आप देखें कि ओशो के माध्यम से हमने गीता का अध्ययन, बिल्कुल ओशो के माध्यम से महागीता का अध्ययन किया। अदरवाइज उससे पहले अष्टवक्र गीता, उनका नाम तक नहीं सुना था। बिल्कुल। फिर महात्मा बुद्ध के पूरे वॉल्यूम्स हमने पढ़े। देन आपके लॉत्से के बारे में पढ़ा। और भी कबीर, मीरा, दादू, मतलब कोई ऐसा संत नहीं था जिस पर ओशो ने नहीं लिखा। और हमें जब जब भी मौका मिला मैंने उसका पूर्ण अध्ययन किया। और आज भी मैं बड़े फक्र से कहता हूँ कि मुझे जितना भी समय मिलता है मैं ओशो के अध्ययन से अपने को पीछे नहीं पाता। सही माने में ओशो के बारे में जितनी भी जानकारी लोगों के पास है जी, मैं समझता हूँ वो जानकारी हमेशा अधूरी है। जी। लोग ओशो को एक आनंद का ईश्वर तो मान लेते हैं, आनंद का भगवान तो मान लेते हैं, लेकिन लोग ये भूल जाते हैं कि ओशो से अधिक अध्ययन शायद ही किसी व्यक्ति ने इस पृथ्वी पर किया। बिल्कुल ठीक है। ओशो जब अपना प्रवचन देते थे, उससे पहले ओशो के जो उन घंटों में जब लोग ओशो को देख नहीं पाते थे, तो निश्चित रूप से ओशो अध्ययन ही करते रहते थे। पूरा जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा ओशो ने अध्ययन में गुजारा और उस अध्ययन की जो जिस्ट थी वो उन्होंने अपने प्रवचनों के रूप में दी, जो आज विभिन्न पुस्तकों के रूप में एकत्रित हैं और उन्हें हम आप जैसे लोग पढ़ते हैं। बिल्कुल। तो ये तो बहुत एक अच्छी जानकारी रही ओशो को लेकर। मैं लौटना चाहूँगा अब फिर से थोड़े से पीछे आपके पारिवारिक
स्थिति की ओर। जी। थोड़ा सा भाभी जी, मैडम रेणु गंभीर जो डॉक्टर जी। रहीं, थोड़ा सा उनके बारे में भी बताइए कि एक पत्नी के रूप में उन्हें पाकर, या फिर आपकी जो संतानें हुई, 2 बेटियां बड़ी सुशील सुंदर बच्चियां रहीं, उस सारे अपने परिवेश के बारे में भी थोड़ी जानकारी हमें दें। देखिए, क्योंकि आप मेरे विद्यार्थी भी रहे हैं, आपने वो समय भी देखा जब भिवानी में रहते हुए हमारा विवाह हुआ। मैं 4 पंक्तियों में पहले तो उनके व्यक्तित्व को इस तरह से समेटना चाहता हूँ कि मेरे हर नगमे का साज थी वो, मेरे हर नगमे का साज थी वो, और उम्र भर में जो तलाशा नाज थी वो। दुनिया तो वाकिफ है मेरी बाहरी बुलंदी से, दर हकीकत मेरी हर तरक्की का राज थी। बहुत बहुत सुंदर। देखिए, मैं आपसे बात बताऊं कि जब मेरा विवाह हुआ, वो डॉक्टर के प्रोफेशन में थी, मैं लेक्चरर के प्रोफेशन में था। तो अक्सर लोग ये समझते थे कि भाई ये कोई जोड़ी का तालमेल नहीं, क्योंकि वो मेडिकल प्रोफेशन, बिल्कुल, मेरा टीचिंग प्रोफेशन। लेकिन जो व्यवहारिकता, जो समझदारी मैंने अपने लाइफ पार्टनर में देखी, उसने मुझे प्रेरणा दी कि मैं भी उनके साथ अपने गृहस्थ जीवन को बराबर में बिता पाऊं। उनकी प्रेरणा रही कि मैं लेक्चररशिप की सर्विसेज से एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जाऊं, और वो भी हरियाणा के अंदर। और आप देखें, मुझे ये कहते हुए फख्र रहता है कि मैंने हरियाणा सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम क्लियर कर लिया और एक अच्छी पोजीशन के साथ मैंने बतौर एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर ज्वाइन किया। उस महकमे में भी उनका भी बहुत बिजी शेड्यूल रहता था। इधर मैं जिस जॉब को ज्वाइन किया था वो भी बहुत बिजी शेड्यूल था, लेकिन मुझे कभी भी ऐसा संकट का सामना नहीं करना पड़ा कि ये लगे कि भाई हम दोनों का प्रोफेशन हमारी गृहस्थी के बीच में अड़चन डाल रहा है। बहुत अच्छे से उन्होंने गृहस्थी को संभाला। 2 बेटियां हमारी रही, उन दोनों बच्चियों की प्रॉपर शिक्षा, उनकी हेल्थ का, उनका सारा, प्लस सिंस शी बीइंग ए डॉक्टर, वो मेरे परिवार के लिए और अपने परिवार के लिए हमेशा डिवोटेड रही। और इसलिए उनकी वजह से भी मेरे परिवार में जो आदर मान स्टेटस था वो बहुत बेहतर हुआ। कारण ये है कि परिवार के किसी भी सदस्य को कोई भी शारीरिक रूप से अगर कोई दिक्कत होती थी तो एडवाइस देने के लिए वो हमेशा मौजूद थी। मिसेस गंभीर हमेशा तत्पर रहती थी। हम अपने पास भी अपने फैमिली मेंबर्स को बुला लिया करते थे। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो मेरे ऊपर जितनी भी कृपा रही है, इसमें मेरे परिवार वालों का बहुत योगदान था। मैं उसी जी एक और रुबाई कहा करता हूँ कि तेरे सजदे में सर को नवाऊं क्यों ना नवाऊं, तेरे सजदे में सर को नवाऊं तो क्यों ना नवाऊं, और तेरे सजदे में गीत गाऊं तो क्यों ना गाऊं। तूने भी तो झोलियां भर भर के नवाजा है मुझको, फिर तू ही बता तेरे सजदे में सर को झुकाऊं तो क्यों ना झुकाऊं। बहुत खूबसूरत। तो ये सब प्रभु की कृपा रही कि हम अपनी गृहस्थी भी बड़े अच्छे से निभाते रहे। दोनों परिवारों को, उनके परिवार को भी और मेरे परिवार की भी, जहाँ जहाँ हमें सेवा का मौका मिला वो हम करते रहे। और मैं समझता हूँ कि बहुत आशीर्वाद के साथ हमारे माँ बाप हमें जो है इस गृहस्थी को आगे ले जाने में दुआएं देते रहे, और उनकी दुआओं का ही असर है
कि सब कुछ ठीक चलता है। मैं सर आपकी बेटियों से भी मिला हूँ जी। और मैंने ये पाया है कि वो भी बहुत संस्कारशील इस समय जी। में इतना उच्च अध्ययन करने के बाद भी, इतने अच्छे परिवारों में उनके विवाह हुए हैं, इसके बावजूद भी मैंने ये पाया कि उनमें भारतीयता और अपने होने की एक बड़ी गहरी पहचान उन बच्चियों में मैंने देखी। जी। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि आप तो व्यस्त रहे होंगे और बच्चियां माँ से ज़्यादा लेती हैं। जी। और जैसे कि मैंने भाभी जी का स्वभाव भी देखा, वो चैरिटी ओरिएंटेड थी और बहुत उनके मन में दया भाव, हर किसी की मदद करने का भाव था। मुझे लगता है बेटियों में ये सारी चीज़ें शायद उनकी तरफ से अधिक गई होंगी। हाँ, डेफिनेटली बहुत असर जी मदर का रहता है। जी जी जी। उनका रहा है। उन्होंने देखा है कि किस तरह परिवार के सभी लोग हमारे फैमिली मेंबर्स को विशेष इज्जत मान देते थे। उनको ये बात भी समझ आती थी कि इसका बड़ा कारण ये भी है कि हमेशा मिसेस गंभीर तत्पर रहती थी उनकी मदद करने के लिए। लेकिन मैं आपसे एक बात और भी कहना चाहता हूँ कि माँ बाप दोनों के संस्कारों का बड़ा जबरदस्त असर है। बिल्कुल रहता है सर। मैं एक छोटा सा एग्जांपल कोट करना चाहूँगा। जी। मेरी छोटी बेटी सिंगापुर में सेटल। जी। एक दिन शाम के समय जब मैंने उसको फोन किया और मैंने पूछा बेटे क्या कर रहे हो, तो शी टोल्ड मी कि पापा मैं ओशो का एक आर्टिकल पढ़ रही हूँ विच इज रिलेटेड टू इमोशनल इंटेलिजेंस। जी। साथ ही वो मुझसे कहने लगी कि पापा मैं ये सोच रही हूँ कि जो लोग ओशो को नहीं पढ़ते वो दुनिया में कितनी बड़ी साहित्य से वंचित रहे। बिल्कुल, निश्चित रूप से। तो उसकी ये बात सुन के मुझे लगा कि भाई इन बच्चों को जो मिसेस गंभीर का भी ओशो के प्रति धीरे धीरे इतना प्रेम हो गया था, रादर वो तो ध्यान में भी बैठने लगी। हाँ बिल्कुल। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि अक्सर बच्चों पर पेरेंट्स दोनों का प्रभाव ऐसे पड़ता है कि वो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से उसी राह को फॉलो करने लगते हैं जी, जिस राह पर वो देखते हैं कि उनके पेरेंट्स चल रहे हैं। ये ईश्वर की कृपा है सर कि आपके और भाभी जी के संस्कार इन बच्चों को मिले, और ये इन बच्चों का भी सौभाग्य है कि इन हालातों में, जिन हालातों में आज जो मॉडर्न एक आधुनिकता का प्रभाव है, इसके बीच में ये बच्चे इन सब चीज़ों को संभाल पाए। बिल्कुल। और इन्होंने अपने में संभाल के इन चीज़ों को आगे बढ़ाया, और निश्चित रूप से ये सारे प्रभाव इनके बच्चों में भी जाएंगे डेफिनेटली, क्योंकि अच्छाइयाँ हमेशा बहुत आगे तक चलती हैं। यस। तो ये तो अपने आप में बहुत अच्छी बात रही। अब लौट के मैं फिर से आपके जीवन पर आऊँगा कि एक लंबा अरसा से अबाउट 30 इयर्स का आपने और भाभी जी ने दोनों ने हरियाणा सरकार की सेवा में निकाल दिया जी, और आप जॉइंट डायरेक्टर टैक्सेशन के पद तक पहुंचे जी। भाभी जी भी अपनी लाइन में अपने सीएमओ के तौर पे उन्होंने काम किया। लेकिन मैंने एक बड़ा फर्क देखा जिन दिनों आप रिटायरमेंट के बाद फरीदाबाद में रहते थे जी, उन दिनों मैंने भाभी जी को देखा कि वो पूरी तरह से चैरिटी की तरफ मुड़ गई थी। जी जी बिल्कुल। वे बेसिकली, क्योंकि डॉक्टर का तो रिटायरमेंट होता ही नहीं एक तरीके से, ठीक बात। मैं देखता हूँ जब डॉक्टर रिटायर हो जाते हैं उसके बाद वो उससे ज्यादा पैसा कमाते हैं, उनमें लालच बढ़ता है जी जी, कि अपने घर में बैठ के 10-20 पेशेंट सुबह देखिए, 10-20 पेशेंट शाम को देखिए, 1000 रुपए से कम कोई देता नहीं है, तो लालच आ जाता है। लेकिन मैंने मिसेस गंभीर में हमेशा ये देखा कि उन्होंने दवाइयां तक अपने पास से बांटी, बिल्कुल, और एक एक गरीब को चुन के उन्होंने सेवा दी। तो मैं समझता हूँ ईश्वर की कृपा, ये भी एक बड़ी चीज आपके परिवार के साथ जुड़ी। ठीक बात है राजेश्वर जी। मैं आपसे बताऊं, जिन दिनों में वो जॉब में थी जी, तब से ही वो ये बात कहा करती थी कि मैंने रिटायरमेंट के बाद प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करी। जी जी। और उन्होंने इसके लिए, हालांकि मेरी तरफ से उनको ये ऑफर दिया गया था कि अगर आप चाहें जी, तो हम इंडिपेंडेंट आपको एक हॉस्पिटल बनवा के दे सकते हैं। जी जी, अगर आप चाहें तो उनकी
कुछ एक ऐसे साथी भी थे जो ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे थे, जी। तो आप चाहें तो उनको भी हम साथ लेके चल सकते हैं। लेकिन वो अपने इस निर्णय पे दृढ़ रही बिल्कुल कि मैंने अब जो डॉक्टरी है वो चैरिटी के पर्पज से ही करनी है। तो इसका रास्ता उन्होंने रेशो जी इस तरह से ढूंढा कि हमारे एक बड़े क्लोज फ्रेंड्स कपल रहे हैं डॉक्टर एन.के. गोयल और उनकी पत्नी डॉक्टर कुसुम गोयल जी। वो प्रैक्टिस करते हैं जी। इन्होंने निर्णय किया कि मैं भी आपके साथ प्रैक्टिस करूंगी जी। लेकिन जिन पेशेंट्स को मैं देखूंगी उनसे मैं कोई भी पैसा चार्ज नहीं। जी जी जी। धीरे धीरे इस बात का ये असर हुआ कि फरीदाबाद शहर में दूर दूर से और ख़ास तौर पर हमारे एम्प्लॉइज जो थे जी, चाहे वो हमारे ड्राइवर थे या क्लास 4 एम्प्लॉइज थे, वो सुबह शाम घर पर भी आते रहे और उनकी ट्रीटमेंट चलती रही। और सच बात ये है कोरोना के दौरान में जो ये संक्रमण भी हुई उसका रीज़न भी ये था कि इन्होंने पेशेंट्स को देखना बंद नहीं किया और कोई भी पेशेंट घर आ जाता था ये उनको चेक करती थी, बताती थी। रिजल्टेंटली खैर जो परमात्मा ने लिखा था वो हुआ, लेकिन इस तरह की अपनी दान की वृत्ति, इस तरह की मदद करने की उनकी जो बात थी वो आखिर तक बनी रही और इस काम में वो खुद भी करती थी और बच्चों को भी और मेरे बिल्कुल माध्यम से भी वो कोई ना कोई काम लगी रहती थी। एक बात मैं और आपको बताना चाहता हूँ कि उनको पौधे लगवाने का इतना शौक था और उसकी अहमियत को इतने अच्छे से समझती थी कि मैं जब पलवल में एनजीएफ कॉलेज में था तो हर साल इस सीजन में जब पौधे लगाए जाते हैं वो स्पेशली मेरी गाड़ी में पौधे रखवा देती थी और मैं वहाँ कॉलेज में लगाया करता। इसके अलावा जितने भी ऐसे सीनियर आईएएस ऑफिसर आए जो मेरे मित्र रहे या बतौर डिप्टी कमिश्नर आए, जैसे समीर पाल सुरो है या और इस कैटेगरी के जितने भी लोग थे, उन सबको वो निजी तौर पर ये कहा करती थी कि भाई आप जहाँ जहाँ भी फरीदाबाद में पौधे लगने संभव हैं वो आप जरूर लगाएं। और इस बात में बहुत जेन्युइन कंसर्न उनका रहता था कि भाई पौधे सिर्फ लगने ही नहीं चाहिए बल्कि उनकी प्रोटेक्शन भी रहनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि हर एक व्यक्ति का अपना एक योगदान होता है और उनका लाइफ के प्रति, ह्यूमैनिटी के प्रति बड़ा ज़बरदस्त योगदान है और पूरे परिवार बेसिकली आप देखें वे तो अमर हो गए। यस, क्योंकि जो व्यक्ति अपने मिशन को करते करते उसके साथ जुड़े जाता है निश्चित रूप से वो अमर हो जाता है। और मेरा भी सौभाग्य रहा, एक बार मुझे भी उनके चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेने का मौका मिला। तो ईश्वर उनको जहाँ वैकुंठ धाम में रखे हुए हैं वहीं से वो हम सब पर कृपा करेंगी और हमें मार्गदर्शन देगी। एक बार मैं लौट के फिर आपके जीवन की तरफ चलता हूँ। जब आप रिटायरमेंट के बाद फरीदाबाद में आके सेटल हुए तो ये रेडियो से जुड़ने का जो सिलसिला हुआ ये कैसे हुआ? देखिए रेशो जी, बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया है कि उन दिनों में डॉक्टर ओपी भल्ला जो मानव रचना यूनिवर्सिटी के चांसलर थे, मेरे मित्र भी थे। मैं रिटायरमेंट के बाद जब आया वापस तो उनकी तरफ से मुझे ये न्योता मिला कि भाई जब तक आप कोई और काम नहीं करते आप मेरे पास आया करो, दोपहर को हम लोग लंच इकट्ठे करेंगे और आप बच्चों की एक आध क्लास ले लिया करो, अलग अलग सब्जेक्ट्स थे। मैंने वो काम शुरू कर दिया और जब
मैंने उनके साथ बैठना शुरू किया तो अक्सर वो मुझसे ये कहा करते थे कि भाई हम बहुत जल्द ही अपनी यूनिवर्सिटी के लिए एक रेडियो मानव रचना के नाम से लेने जा रहे हैं, लेसन्स करने जा रहे हैं जी। और अगर आप मेरे साथ जुड़ते हैं तो हम उस रेडियो को अपनी यूनिवर्सिटी का परमानेंट पार्ट जी। मैंने राजेश जी ये बात अपनी मेम साहब के साथ भी शेयर की। उन्होंने भी मुझे इस बात के लिए एनकरेज किया कि भाई आपके माइंड में ये जो सेल्स टैक्स की प्रैक्टिस करने का जज्बा चल रहा है, क्योंकि उन दिनों में मैंने लगभग अपनी लाइब्रेरी मेंटेन कर ली थी। मेरा ये इरादा था कि मैं दिल्ली में सेल्स टैक्स ट्रिब्यूनल के सामने सेल्स टैक्स की प्रैक्टिस करूं। तो उन्होंने कहा कि बहुत हो गया और अब तक आप अफसरी करते थे, अब वकील के तौर पर आपको लोगों के सामने जाना पड़ेगा, उस प्रोफेशन के अपने ऊंच नीच हैं, तो बेहतर ये है कि अगर आपको शौक भी है तो फिर आप क्यों नहीं यहाँ शुरू करें। एक तरीके से ये कह के उन्होंने आपको रिलीव कर दिया। बिल्कुल। तो आप देखें, मैं अपनी इस लंबी यात्रा को जो मेरी रेडियो लाइन में रही है जी, पूरा श्रेय डॉक्टर ओपी भल्ला जी, क्योंकि मैं जितना उनकी वैल्यूज से मुतासिर हुआ, जितना उनकी डेडिकेशन को मैंने बड़े नज़दीकी तौर पर देखा समझा जी, तो मुझे ये लगा कि ये एक ऐसा रास्ता है जो आपको जीवन में उन बातों की तरफ आगे ले जाता है जो बातें आपको रेयरली नसीब होती। ठीक बात। बस आप ये समझिए वो दिन का, और जब तक डॉक्टर ओपी भल्ला जीवित रहे जी, मुझे हमेशा ये लगा कि वो एक गाइड हैं, फिलोसफर हैं, फ्रेंड हैं। तो मैं वहाँ पर मानव रचना में, रेडियो में काम करता रहा जी। और मैं आपसे बताऊं, फख्र से इस बात को कहता हूं कि इट वाज ए फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जी। लेकिन हमने उसको सिर्फ फर्स्ट वैसे नहीं रहने दिया, उसको हमने पूरे ऑल इंडिया लेवल पे एक ऐसा रेडियो स्टेशन के तौर पर एस्टेब्लिश कर दिया जो कि किसी भी अच्छे से अच्छे रेडियो का मुकाबला। इट वाज मल्टी डायमेंशनल। यस, आपने किसी चीज को छोड़ा ही नहीं, साहित्य से लेके सामाजिक सरकार, हर तरह की युवाओं को किस तरह से काम करना चाहिए, व्यवसाय से लेके स्टूडेंट्स के पर्पस से लेके आपने सारी डायमेंशंस उसमें। हर दिन मुझे ये लगता था कि ऐसा क्या नया इसमें जोड़ा जाए जी, कि लोगों का टैलेंट बाहर आ सके, उनकी काबिलियत का लोगों को पता लग सके। और परमात्मा की कृपा से हमें बड़ी सफलता भी मिली। और एक तरफ मानव रचना यूनिवर्सिटी थी जी, दूसरी तरफ रेडियो मानव रचना। बिल्कुल। मैं उसी स्तर पर यूनिवर्सिटी को और रेडियो को लेके आया था जहाँ पर लोग रेडियो मानव रचना का उसी सम्मान के साथ नाम लेते थे जिस सम्मान के साथ वो यूनिवर्सिटी का नाम लेते। सर, उसके बाद रेडियो एनजीएफ से जुड़ने की क्या कहानी रही? ऐसा हुआ कि इन दिनों में एक नया ऑफर मुझे मिला जी, पलवल से, जी, विद दिस फीलिंग ऑफ विद इन मी जी, कि यहाँ पे तो अर्बन एरिया में रेडियो मानव रचना चलाया गया। फिर मानव रचना यूनिवर्सिटी का अपना नाम भी था। तो जब मुझे पलवल में ऑफर मिला, मिस्टर कौशिक उनके डायरेक्टर प्रिंसिपल थे, जिन्होंने मुझे बुला के बात करी थी जी, तो मैंने कहा कि चलिए इस चैलेंज को भी एक्सेप्ट करते हैं। रिजल्टेंटली हमने
वहाँ पर भी इस कम्युनिटी रेडियो स्टेशन की संस्था को खोला। एग्रीकल्चर सेक्टर में बड़ा काम किया और हमारा ये रेडियो देखते देखते वैसे ही पॉपुलर हो गया जैसे रेडियो मान। एक बार मुझे भी जाने का मौका मिला जी। आपके रहते हुए वहाँ, मैं भी एक बार जाके आया था। जी 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 निश्चित रूप से। हाँ, बात ये है, ऐसा कुछ रहा कि जहाँ भी मुझे ये पता लगता था कि कोई ये व्यक्ति रेडियो में आके पार्टिसिपेट कर सकता है, तो मेरी कोशिश ये रहती थी कि किसी ना किसी माध्यम से उनको बुलाया जाए, उनको एक बार मौका दिया जाए। और जैसे ही मौका मिलता था फिर लोग हमारे साथ जुड़ जाते थे और इस तरह से वो कहते हैं ना कि चला था तो तन्हा था और देखते देखते कारवां। हाँ, उसके बाद फिर महारानी से जुड़ने का कारण क्या रहा सर? बड़ा एक स्वाभाविक सा रीजन बना उसके लिए, क्योंकि पलवल में लगभग 5 साल मुझे आने जाने का मौका मिलता रहा। थोड़ा वहाँ रश बढ़ गया, आने जाने का ट्रैफिक वो रहता था। थोड़ा मैडम गंभीर भी मेरे से कहने लगी कि भाई आप घंटे का सफ़र करते हो, घंटे का सफ़र वापस आते हो। तो इन दिनों में मिस्टर BR भाटिया जो कि फरीदाबाद इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, सम और दी अदर अच्छे बड़े बिजनेसमैन हैं, लेकिन बड़े हम्बल हैं जी। उनसे मुझे बातचीत करके बहुत अपनत्व की फीलिंग हुई और उनका जो कॉज था, उनकी बात सुन के मुझे लगा कि मुझे जो योगदान देना चाहिए उसका एक और अवसर मिल रहा है। तो प्लस मेरा अपना पर्पस सर्व होता था कि मैं फरीदाबाद ही रह के काम कर सकता था। तो फिर हमने रेडियो महारानी को एस्टैब्लिश किया। और राजेश जी, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि लगभग 3-4 महीने में हमने रेडियो महारानी को बड़े अच्छे से एस्टैब्लिश कर दिया जी। और आज भी वो बड़े अच्छे से चल रहा है, लेकिन वो पैटर्न वही है जो पैटर्न मैं वहाँ एस्टैब्लिश करके आया। इस रेडियो के माध्यम से मुझे इतना एक्सपीरियंस और कॉन्फिडेंस हो गया कि जब मैं गुड़गांव शिफ्ट हुआ तो मुझे लगा कि क्यों ना हम अपने लेवल पर अपना रेडियो शुरू। एक और बड़ा परिवर्तन आया सर, बेसिकली जिन रेडियोस के लिए आपने काम किया वो सारे के सारे मेरे ख्याल से 2 किलोवाट के ट्रांसमीटर पे काम करने वाले रेडियो थे, जिनका अपना दायरा मुश्किल से 3-4-5 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं था। महारानी का तो डिफरेंट रहा। महारानी इज इंटरनेट। अच्छा, महारानी ऐप बेस्ड जैसे हमारा है, ऐसा ही था। हाँ। चलिए, खैर उससे भी आपको एक रास्ता ये मिला कि जब आप गुड़गांव आ गए तो गुड़गांव से फरीदाबाद जाना कोई आसान काम नहीं था। बिल्कुल। फिर वही बात थी जैसे आपके लिए पलवल जाने वाली परेशानी थी, वही परेशानी यहाँ भी होने वाली थी। हाँ। तो आपने रेडियो बूज की स्थापना यहाँ पे की और मेरे ख्याल से अब हमारे श्रोता हमारी बातचीत को सुन के जान गए होंगे कि आप में एक पैशन था। आप समाज के लिए, आप युवा वर्ग के लिए, आप समाज के हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। बिल्कुल। और इसी अवधारणा को लेकर आपने रेडियो बूज शुरू किया जी। और ये ऐप बेस्ड रेडियो है, इसकी कोई सीमाएं नहीं है, ये पूरी दुनिया में सुना जा सकता है। एग्जैक्टली। और मेरा भी सौभाग्य रहा कि जब से रेडियो बूज शुरू हुआ, बिल्कुल मैं भी लगातार अपने गुरुदेव को प्रणाम करने के लिए। सौभाग्य क्या, मैं ये समझता हूँ कि यू आर ए एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर रेडियो। और आपसे मैं हर स्तर की मंत्रणा कर लेता हूँ, आपसे बातचीत कर लेता हूँ। और क्योंकि आपका खुद का कैरियर भी रेडियो के साथ जुड़ा है, मैं रेडियो के साथ ही जुड़ा रहा, तो इसलिए आपकी तरफ से जो भी सुझाव आते हैं वो बहुत ही बेहतरीन सुझाव आते हैं। मैं राजेश जी आपसे एक बात जी कंक्लूडिंग के तौर पर जी जो बात हम कर रहे हैं जी उसके लिए मैं कहना चाहता हूँ, माई पैशन फॉर माई रेडियो इज ऑलमोस्ट लाइक दैट ऑफ माई पैशन फॉर शायरी जी। वहाँ मैं ये कहता हूँ कि मेरी शायरी मुझको सुकून देती,
रग रग में मेरे नया खून देती है। दुनिया तलाशती है दौलत में, मुझको अल्फाज में ये जुनून देती है। मुझको अल्फाज में ये सचमुच जुनून देती है सर। आपको कितने सारे पुरस्कार, कितने सारे सम्मान आपकी शायरी ने दिलवाए हैं जी। और मैं समझता हूँ इस रेडियो को शुरू करने के बाद जो सबसे आनंददायी बात रही है जी। वो ये कि हम कम से कम अपने टेस्ट के Yes. लोगों से यहाँ मिल बैठकर बातचीत कर पाते हैं। Yes. और आपका प्रयास पहले दिन से यही रहा है कि हम डिफरेंट फील्ड से, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, चाहे वो इंजीनियर्स हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो राइटर्स हैं, आप उनको किसी न किसी रूप में इस रेडियो में आमंत्रित करते रहे हैं। और उनके सारे जी यहाँ आपसे बात मेंशन करने जी हुए संकोच नहीं करूँगा जी कि जब शुरू में मैंने रेडियो मानव रचना ज्वाइन किया था जी और कॉन्फ्रेंसेज होती थी जी। रिगार्डिंग कम्युनिटी रेडियो, जी जी तो लोग बहुत ही नैरो अप्रोच के साथ कम्युनिटी रेडियो के बात किया। जी मुझे बहुत छटपटाहट, अक्सर मीटिंग्स में खड़े होकर मैं कहा करता था कि भाई आप इस मीडिया का सही रोल पहचानते नहीं। बिल्कुल। जब मैंने पलवल गया तब भी मैंने यही अप्रोच रखी जी। और अपने रेडियो पे मैं कई एक्सपेरिमेंट्स करता था। जी। रेडियो महारानी में आकर भी मैंने लोगों को ये बताने की कोशिश की कि मनोरंजन का मतलब सिर्फ गाने बजाना नहीं, हाँ, सिर्फ संगीत नहीं होता, सिर्फ संगीत नहीं है। इसमें जो हम अध्यात्म रिलेटेड बात करते हैं, हम जो इंटेलेक्चुअल्स डिस्कोर्सेस करते हैं, हम जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को उभारने की बात करते हैं, जी जी जी, दिस ऑल इज ए पार्ट ऑफ एंटरटेनमेंट। एक्चुअली ये बड़ा मैच्योर थॉट है सर। Yes. आमतौर पे रेडियो के बारे में लोगों की बड़ी स्टीरियोटाइप एक फीलिंग है। Exactly. वो समझते हैं कि सिर्फ गाना सुनने के लिए टाइम पास है। हाँ। लेकिन मैं चूंकि शुरू से आपसे जुड़ा हूँ, मैं समझता हूँ कि रेडियो बूस्ट का उद्देश्य कभी टाइम पास नहीं रहा। Yes. और ना कभी रहेगा। Exactly. जी, हमने तो निश्चित रूप से ये चाहा कि हर फील्ड के लोगों को हम मोटिवेशन दें, हर Yes. फील्ड के लोगों को डेवलप करने के लिए Yes. एक नया रास्ता बताएं। Exactly. ये हमारी कोशिश रही है। Yes. एक सवाल सर और मेरे मन में है जो मैं पूछूंगा, वो ये है कि फिलहाल इस रेडियो को आपने एस्टेब्लिश किया और कॉस्ट्स बहुत ज़्यादा हैं जी। मतलब अगर मैं पूरी कॉस्टिंग का हिसाब लगाऊं, जिस जगह पर हम यहाँ यूनिवर्सल टावर में गुड़गांव में बैठे हैं जी, यहाँ से लेके इक्विपमेंट, मशीनरी, सैलरीज सबको देकर आप लगभग करोड़ रुपया खर्च कर चुके हैं और आपके जो महीने के खर्च हैं वो भी 1.5-2 लाख रुपए महीने के खर्च हैं जी। अगर मोनेटाइजेशन नहीं होता है, अगर पैसा हमारे पास आएगा नहीं जी, तो हम इस खर्चे को कितने दिन तक बर्दाश्त करेंगे? इसलिए आप मोनेटाइजेशन के लिए क्या कदम उठा रहे हैं, इस सवाल का जवाब भी आप जरूर दें। बात ये है, जो बात आप मुझसे पूछ रहे हैं, ये बात हर एक उस व्यक्ति के जहन में आती है जी, जो मुझसे जुड़े हुए हैं जी। पहली बात तो ये है कि ये बिल्डिंग इत्तेफाक से मेरी बिटिया के पास बहुत पहले से थी जी। वो यहाँ पे पर्सनालिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड काम भी करती रही जी। अब ये कोविड से पहले जी खाली हो गई थी जी, तो मेरे पास ये सहूलियत है कि मैं इस पर रेडियो स्टेशन को स्टार्ट, लेकिन तब भी एक एस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट तो है ना? बिल्कुल है जी। सेकेंडली, जो इसके ऊपर खर्चा है डेफिनेटली वो है जी, और सच बात है यही मेरे लिए चैलेंज बिल्कुल, क्योंकि आम तौर पर ये क्वेश्चन हर उस व्यक्ति के जहन में आता है जो एक बार इस स्टूडियो में आता जी। और मेरा ये मानना है, मैं ये बात आज से 6 महीने बाद आपको इंटरव्यू देते हुए जी ये कहूँगा कि हम इस लेवल पर आ गए हैं कि हमें अपना खर्चा मीट आउट करने के साधन बन गए। बस यही बनना चाहिए सर, यही बनना चाहिए। इससे ज़्यादा की मुझे तवक्को नहीं है कोई। मैं ये नहीं चाहता, मैं फिर
रिपीट करता हूँ अपने उस शेर को कि दुनिया तलाशती है दौलत में, मुझको अल्फाज में ये जुनून दे। बहुत बढ़िया। आप देखें कि कितने साधन हैं जिनको लोग करके रिटायरमेंट का समय लगाते हैं। कोई बाहर घूमने जाता है, कोई प्रॉपर्टी खरीद के उसको मल्टीप्लाई करता है, कोई वो करता है। मैं ये कहता हूँ बहुत हो लिया, कर लिया, देख लिया, बच्चे सेटल्ड हैं, अब तो इसी में हमने अपना सुकून पाना है। और जो समाज के प्रति मुझे या मेरे साथियों को देना है, उनको मैं प्लेटफॉर्म देता हूँ। आप देखें, आप जैसा विद्वान व्यक्ति मेरे पास आता है, अपनी बात को रखता है, और आपने देखा डॉक्टर मुक्ता जैसे बहुत लोग आते हैं विद्वान और बड़े डॉक्टर्स आ रहे हैं, जो अमेरिका से डॉक्टर कृष्ण हमें अपने वीडियोस बना के भेजे। एक से एक बड़े बड़े लोग हैं जो जिन्होंने किताबें लिखी हैं, जो आईएएस रिटायर्ड हैं, बहुत बड़े बड़े पदों से जुड़े हैं। वे सब लोग चूंकि आपका एक रसूख है उनके साथ व्यक्तिगत रूप से, इसलिए आते हैं। लेकिन फिर भी ये बच्चा जो हमारी गोद में है, इसे अपने पाँव पे तो चलाना है। हाँ, बिल्कुल चलाना है। मैं भी इस बात पे 100% सहमत ही नहीं, प्रयासरत भी कि भाई रास्ते मिल रहे हैं, ऐसी बात नहीं। और जल्दी ही हम बहुत से लोगों को साथ जोड़ रहे हैं। इसमें मेरी कंपनी में बहुत से और मेंबर्स हैं जो कंट्रीब्यूट भी कर रहे हैं डेफिनेटली। तो इस तरह से कुल मिलाकर हम आगे चल रहे हैं। और मेरा ये मानना है कि जब आप कोई अच्छे कॉज के लिए काम करते हैं तो शुरुआत में थोड़ी दिक्कतें आती हैं, लेकिन धीरे धीरे प्रभु अपने आप वो रास्ता आपको साफ करता हुआ नजर आता है। आपकी इंटेंशंस सर बहुत अच्छी हैं, आप समाज को कुछ देना चाहते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और हम सब एक टीम की तरह से आपके मार्गदर्शन में मिलकर एज ए कैप्टन आपको लेते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। और मेरा पक्का विश्वास है कि हमें इतनी शक्ति मिलेगी और हम समाज के लिए भी कुछ कर सकेंगे, और रेडियो बूस्ट भी आगे जाकर अपना नाम कमाएगा और अपने आप से स्वतंत्र होकर काम करेगा। जहां जहां हम दूर बैठ के एक एडवाइजर की तरह इसे आगे बढ़ते हुए देखना पसंद करेंगे। मैं राजेश जी, बिफोर वी कंक्लूड एक बात कहना चाहता हूँ जी। आज के इस इंटरव्यू के माध्यम से मैं सभी लोगों को ये न्योता मंत्रण भी देता हूँ कि आप आइए, मेरे साथ जुड़िए और इस मुहिम में वन ऑफ दी पार्टनर बन के मेरे साथ हाथ से हाथ मिला के आगे बढ़े। आपको मेरे पास आके बड़ा अच्छा लगेगा, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ बड़ा स्पष्ट कॉज है जिसको लेके हम चल रहे हैं। यहाँ कोई कास्ट, कलर, क्रीड कुछ ऐसा नहीं है, कोई पॉलिटिक्स नहीं है जी। यहाँ तो सिर्फ आम हिंदुस्तानियों को प्रथम स्तर पर, उसके बाद हम जहाँ जहाँ तक हमारे रेडियो की रीच है, हम उन सब में एक पॉजिटिव फीलिंग्स का जो है प्रवाह करना चाहते हैं। और उसमें आके जो भी व्यक्ति योगदान देना चाहता है, बुजुर्ग हैं, यंग हैं, नौजवान हैं, वो सब आए। और मेरी तरफ से मैं इस समय को देखते हुए इसमें एक चीज और ऐड करना चाहूंगा। अभी कोरोना का समय है जी, हमें नहीं मालूम अगले 2-3 महीने क्या हालात रहेंगे। बिल्कुल, ऐसे में भी योगदान हमें दिया जा सकता है। लोग अपनी कहानियां, अपनी कविताएं, जो भी कुछ वे करना चाहते हैं, एक 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट के सेगमेंट के रूप में रिकॉर्ड करके, आजकल रिकॉर्डिंग उतनी बड़ी बात नहीं रह गई पहले की तरह। हर किसी के फोन में रिकॉर्डिंग की सुविधा होती है। किसी एकांत की जगह बैठकर वो अपनी पसंद की चीज़ों को रिकॉर्ड करें और अपने नाम, पते, अपने बारे में परिचय के साथ अगर रेडियो बूस्ट को भेजेंगे तो उसका भी हम इस्तेमाल करेंगे। और इस तरीके से हम एक दूसरे के कांटेक्ट में आने से भी बचेंगे और हम मानसिक कांटेक्ट बनाएंगे जिसको कोरोना छू भी नहीं सकता। बिल्कुल। तो डॉक्टर मुकेश गंभीर, आज आपने हमें समय दिया और हमने ये बैठ के बातचीत की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
हमारी प्रार्थना है ईश्वर से कि रेडियो बूस्ट आगे बढ़े और इस समाज के लिए अधिक से अधिक अपना योगदान दे सके। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। नमस्कार सर। नमस्कार।